बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएचएस का यूनिट नंबर 11 होम्योस्टेसिस, ये आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है। होम्योस्टेसिस में क्या क्या शामिल है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 जो आपके पास है बुक 2 का पहला चैप्टर, उसमें से आपको ये सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? एक है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, दूसरा इसमें हम थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स को डिस्कस करेंगे, और तीसरा हम इसमें जो है बात करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की। ये तीन चीजें जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पहले नंबर पर हम होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे किस कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं होम्योस्टेसिस में। अब इसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस है क्या? होम्योस्टेसिस वेरी सिंपल लाइक दिस डायग्राम। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जितनी ये सादा सी डायग्राम आपको लग रही है, ये पिक्चर लग रही है जितनी सादा सी, इतनी सादा है होम्योस्टेसिस। ठीक है, जिसमें अब हम बात करें तो शायद ही जिस्म का कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसका होम्योस्टेसिस के साथ लिंक ना हो। ठीक है, जिसका होम्योस्टेसिस के साथ लिंक ना हो। मसलन हम बात कर लें, होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि इसमें एंजाइम्स वो कंट्रोल करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। एंजाइम्स के लिए प्रॉपर पीएच चाहिए, एंजाइम के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। तो एंजाइम को ये प्रॉपर पीएच, प्रॉपर टेम्परेचर ये मेंटेन रखना एंजाइम्स के लिए जरूरी है, लिहाजा वहां पर भी होम्योस्टेसिस जरूरी है। टिश्यू फ्लूइड्स हैं, उसके हवाले से अगर हम बात कर लें, उनके अंदर वाटर पोटेंशियल उसको मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर पोटेंशियल को मेंटेन रखना जरूरी है, उसके लिए भी होम्योस्टेसिस करवाना पड़ेगी। थर्मोरेगुलेशन, उसमें अगर हम बात करें हीट गेन करते हुए या हीट लॉस करते हुए, वो हीट गेन है या हीट लॉस है, उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, दोनों इफेक्टिव, दोनों वे से अल्टीमेटली जो वो क्या किया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाएगा। ये भी होम्योस्टेसिस है। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्लड के अंदर वाटर पोटेंशियल को कंट्रोल करना जरूरी है, उसके अंदर भी जो है वो ब्रेन का भी रोल है। वहां पर होम्योस्टेटिक एक्टिविटीज, वहां पर किस तरह से एडीएच का इफेक्ट आएगा, हाइपोथैलेमस से जो वो रिलीज है, वो सारा वहां पर भी नेसेसरी है। होम्योस्टेसिस वहां पर भी रोल आ गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो, वो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन हो, वो हार्मोन्स के जरिए कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो टोटली वो भी होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम, रिसेप्टर्स का चेंज को डिटेक्ट करना, रिस्पांस देना इफेक्टर्स का, ये सारा ये भी होम्योस्टेसिस के जिम्मे में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो अगर हम बात करें टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए ओवर हीटिंग से बचाना, ओवर कूलिंग से बचाना, ये भी होम्योस्टेसिस में आ रहा है। तो मैंने पहले बात कर दी कि कोई ही शायद ऐसा रिएक्शन हो जिसमें होम्योस्टेसिस इन्वॉल्व ना हो। ये होम्योस्टेसिस है क्या? बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसमें भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, सेल लेवल पे फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं, चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, हार्म्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उनके अंदर इतनी चेंजेस अगर आए जितनी एक्सटर्नल में आ रही हैं, तो हम उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। ऐसा क्या किया जा रहा है
इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जा रही है, किससे? उन फ्लक्चुएशन से, उन चेंजेस से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही है। This protection of internal environment from the harms and fluctuations in external environment, that is called as homeostasis. होम्योस्टेसिस है क्या? सादा से लफ्जों में हम ये कहें तो होम्योस्टेसिस है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, एक ऑर्गेनिज्म का अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक लेवल के अंदर, that is not fixed, that is not constant, that is fairly constant, within a narrow range, narrow या acceptable range, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक रेंज के अंदर रखना, एक ऐसी रेंज के अंदर रखना जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक रेंज के अंदर एनवायरनमेंट को रखने के अमल को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, सपोज होम्योस्टेसिस इज, ऑप्शन है आपके पास, to maintain the internal environment constant, to maintain the internal environment at a fixed state, to maintain the internal environment in a large variable range, to maintain the internal environment in a narrow acceptable range. Definitely to internal fluctuations को narrow acceptable range के अंदर maintain रखने के अमल को कहते हैं। तो पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा, homeostasis is not fixed, होम्योस्टेसिस नॉट फिक्स्ड। होम्योस्टेसिस जिस्म को एक फिक्स स्टेट में रखने के अमल को नहीं कह रहे। होम्योस्टेसिस जिस्म को इंटरनल फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज के अंदर, एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर मेंटेन रखने के अमल को कह रहे हैं। होम्योस्टेसिस का पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो उसमें भी एक आपने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो लिविंग थिंग है दे मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट इन अ रेंज एंड दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। ये चीजें आपने पढ़ी, ठीक है। तो ये एक तो है, ये लाइफ की प्रॉपर्टी है। दूसरा असल चीज ये है कि हमारे जो एंजाइम्स हैं दे नीड ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है, उनको ऑप्टिमम कंडीशंस की जरूरत है। तो उनको वो ऑप्टिमम स्टेट्स देने के लिए, ऑप्टिमम कंडीशंस देने के लिए होम्योस्टेसिस जरूरी है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस जो है ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, टू स्टे अलाइव, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स प्रॉपर काम करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर एंजाइम्स काम करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो ये एंजाइम्स को ऑप्टिमम कंडीशंस देने के लिए जरूरी है, एंजाइम्स को ऑप्टिमम कंडीशंस देने के लिए होम्योस्टेसिस जरूरी है। 3 एस्पेक्ट्स हैं होम्योस्टेसिस। वैसे तो जिस्म में हर एक एक्टिविटी होम्योस्टेसिस के लिए है, ठीक है, लेकिन 3 एस्पेक्ट्स में होम्योस्टेसिस ज्यादा हो रही है। वो 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? एक जो है वो आपके पास है ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों चीजें। दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको एलिमिनेट करके टॉक्सिसिटी को कंट्रोल किए रखना है। और तीसरा टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ठीक है। यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, इन तरह से जो है वो होम्योस्टेसिस हो रही है। और भी वेज है, हार्मोनल एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, उनके जरिए भी हो रही है, ठीक है। लेकिन वो भी अल्टीमेटली ऑस्मोरेगुलेशन कोई करवा रहा होगा, कोई एक्सक्रीशन करवा रहा होगा, कोई थर्मोरेगुलेशन करवा रहा होगा, कोई कन्वर्जन करवा रहा होगा, ठीक है। उन सब में अल्टीमेट जो है वो होम्योस्टेसिस के लिए वो काम हो रहा है। होम्योस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम जो है, जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा है, जो होम्योस्टेसिस करवा रहा है हमारी बॉडी में, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वन इज द रिसेप्टर, अदर वन इज द कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड वन इज द इफेक्टर। ये जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो एक लिविंग थिंग के अंदर कंट्रोल कर रहा है, दैट इज वेरी सिमिलर टू अ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। जैसे रूम में एसी लगा हो ना, ठीक है, तो एसी के अंदर भी थर्मोस्टेट मौजूद होता है और थर्मोसेंसर्स मौजूद होते हैं। वो थर्मोसेंसर्स क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करते साथ ही अगर कूलिंग करनी है मजीद तो फौरन
थर्मोस्टेट तक मैसेज जाएगा कि रूम टेम्परेचर ज्यादा है। थर्मोस्टेट क्या करेगा, दैट विल इलिक्ट द कूलिंग मैकेनिज्म, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, कूलिंग शुरू हो जाएगी। कूलिंग होती रहेगी और जब तक रूम टेम्परेचर उस टेम्परेचर जितना नहीं हो जाता जो हमने सेट किया है, सपोज 24 ही सेट किया है, तो जैसे ही वो टेम्परेचर 24 पे पहुंच जाएगा, थर्मोसेंसर्स उस टेम्परेचर को वैसे ही, ठीक है, सेंस करेंगे और फौरन थर्मोस्टेट तक फिर मैसेज ये पहुंच जाएगा कि टेम्परेचर सेट हो गया है, और वो थर्मोस्टेट कूलिंग मैकेनिज्म को स्विच ऑफ कर देगा। एसी के अंदर वो कंप्रेसर वगैरह जो वही इफेक्टर्स के तौर पर हैं, सेंसर्स जो है वो रिसेप्टर्स के तौर पर हैं, थर्मोस्टेट कंट्रोल सेंटर के तौर पर है। ये एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप इस्त्री की बात कर लें, उसके अंदर भी ऐसे ही होगा, आयरन के अंदर, ठीक है, आप जिस नंबर तक वो सिलेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली उतनी जो है वो कूलिंग हीटिंग होने के बाद वो स्विच ऑफ हो जाती है। ये क्या है, ये कंट्रोल ही है, होम्योस्टेटिक कंट्रोल ही है, लेकिन ये फिजिकल कंट्रोल है। ऐसे ही लिविंग थिंग के अंदर भी कंट्रोल हो रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। हमारे जिस्म के जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे अंदर भी थर्मोसेंसर्स मौजूद है, थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक है। वो रिसेप्ट करेंगे, चेंज आएगी, थर्मोस्टेट तक मैसेज जाएगा, थर्मोस्टेट अकॉर्डिंग टू नीड कूलिंग मैकेनिज्म या हीटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा, और जब तक टेम्परेचर सेट नहीं हो जाता तब तक वो मैकेनिज्म एक्टिवेट रहेगा। जैसे टेम्परेचर सेट हो जाएगा वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। दैट वाज द फीडबैक कंट्रोल आल्सो। हम उसको डिस्कस करते हैं। 3 चीजें होम्योस्टेसिस के लिए हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर्स क्या करेंगे, दैट विल डिटेक्ट द चेंज, वो चेंज को डिटेक्ट करेंगे, और चेंज को डिटेक्ट करने के बाद वो जब रिसेप्टर्स मैसेज देंगे कंट्रोल सेंटर को कि ये चेंज है और इस चेंज का हल निकालें। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उस चेंज का कंक्लूजन निकाल के इफेक्टर्स को बताएगा, और इफेक्टर्स उस चेंज को कंक्लूड करेंगे और उसका रिस्पॉन्ड देंगे। इस तरह से रिस्पॉन्ड देंगे कि वो जो चेंज आ रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, उसके जो है वो एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसको इतना मिनिमाइज कर दिया जाए, उसको इतना नैरो कर दिया जाए कि सेल लेवल तक वो चेंज महसूस ही ना हो। ये बड़े बॉक्स के अंदर एक एनिमल का इंटरनल एनवायरनमेंट दिखाया गया, ठीक है। ये जो छोटे बॉक्सेस हैं, ये दायरे हैं, ये सेल्स हैं, ये बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप पॉइंट नोट कीजिएगा, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशंस आर इन वाइड रेंज, बहुत वाइड रेंज में। सपोज सर्दी में टेम्परेचर 0 है तो गर्मी में ये 50 तक भी पहुंच जाता है, बड़ी वाइड रेंज है। लेकिन क्या हमारे सेल्स का टेम्परेचर गर्मियों में 50 तक जाने की एबिलिटी रखता है? नेवर। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, दैट आर डिटेक्टेड बाय द बॉडी, ठीक है। और बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी कोशिश होती है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, अब ये जो बड़ा बॉक्स था ये इंटरनल एनवायरनमेंट था, उस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इन फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया जाए। या दूसरे लफ्जों में ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, उनको नैरो रेंज में रखने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो सेल्स का एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, सेल्स भी इस एनवायरनमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं, और सेल्स की कोशिश है कि ये जो एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं जिनको नैरो रेंज में बॉडी किए जा रही है, उनको क्या किया जाए, उनको और नैरो रेंज में किया जाए। तो जो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो बॉडी के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज करने में कोशिश कर रहा है, और जो सेल लेवल पे कंट्रोल सिस्टम है, वो सेल लेवल पे जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको एक्सट्रीमली नैरो रेंज में करने की कोशिश कर रहा है, एक्सट्रीमली नैरो रेंज, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है अक्सर स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, लिखा हुआ एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशंस और साथ ही नीचे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की बात हुई है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट या इंट्रा या इंटरनल एनवायरनमेंट, ये तो एक ही होता है,
तो एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इन अ नैरो रेंज, और एक सेल लेवल पे यानी कि जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है उन पे इन चेंजेस को इतना नैरो किया जा रहा है कि ये नेग्लिजिबल हो जाए, ये फील ही ना हो। ठीक है, दैट इज होम्योस्टेसिस। कि आप वो जो एक्सटर्नल चेंजेस आ रही हैं, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उनको नैरो से नैरो करें, उनको इतना कम करते जाएं सेल लेवल तक, कितना कम करते जाएं कि सेल लेवल तक जो वो चेंजेस ना होने के बराबर हों, और वो एंजाइम्स को, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को इतना नुकसान ना पहुंचा सकें, और एंजाइम्स को वो ऑप्टिमम स्टेट मिली रहे। ठीक हो गया। अब ये किस तरह से होम्योस्टेसिस होगी? ये होम्योस्टेसिस होगी फीडबैक मैकेनिज्म के तहत। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? चेंज को डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और फिर कंट्रोल सेंटर को उस चेंज का बताया जाएगा, कंट्रोल सिस्टम को उस चेंज का बताया जाएगा कि वो इसका हल निकाले और फैक्टर्स को बताए कि फैक्टर्स उसका रिस्पॉन्ड कर दें। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर फैक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एक चेंज को डिटेक्ट करके कंट्रोल सेंटर का फैक्टर्स को बताना कि वो उस चेंज का ये वाला हल निकाले ताकि ये चेंज मिनिमाइज हो सके, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस करवाने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म करवाया जा रहा है। ठीक है, आमतौर पर जो चेंज होती है ना, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली चेंज के उलट होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर शदीद गर्मी है, आजकल का जैसे मौसम है जी, शदीद गर्मी है, और इस शदीद गर्मी में क्या हो रहा है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ पड़ा है। जब बाहर टेम्परेचर इंक्रीज है, ठीक है, तो इस इंक्रीज टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है बॉडी, हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, और थर्मोरिसेप्टर्स के जरिए मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस तक, और हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट मौजूद है वहां तक कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्यादा है, और उसकी वजह से हीट फ्लो होते हुए एनवायरनमेंट से बॉडी में दाखिल हो रही है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उस इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, थर्मोसेंसर्स के जरिए, और मैसेज पहुंचाया जा रहा है थर्मोस्टेट तक। अब थर्मोस्टेट क्या करेगा? वो इसका हल निकालेगा। क्या हल है इसका? अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए वो कूलिंग शुरू कर देगा ताकि टेम्परेचर कम हो। कूलिंग के लिए क्या करेगा जी? स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, ज्यादा स्वेटिंग होगी, ज्यादा वेपोरेशन, ज्यादा कूलिंग। उस कूलिंग को हासिल करने के लिए स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, वैसोडाइलेशन हो जाएगी स्किन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट वहां से रेडिएट हो सके स्किन के सरफेस से, और कूलिंग जो है वो वेपोरेटिव कूलिंग वहां से ले सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? कूलिंग मैकेनिज्म होने से जो टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना डिक्रीज होगा जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फौरन ही क्या होगा? थर्मोस्टेट शट डाउन कर देगा, शट ऑफ कर देगा कूलिंग मैकेनिज्म को, और वो टेम्परेचर जो मेंटेन रहेगा, जो एक हमारी जो है वो होम्योस्टेटिक रेंज की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना उस वक्त जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, ये इनवर्स रेस्पॉन्स है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हीट फ्लो आउटसाइड, ठीक है, तो हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए या वेसोकंस्ट्रिक्शन के जरिए। ठीक हो गया ना? तो ये जो चेंज हम ला रहे हैं दैट इज इनवर्स टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चूंकि ये इनवर्स है, लिहाजा इस तरह के फीडबैक मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव ही सिर्फ होता है? नहीं, फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव भी होता है। व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? कि आपके जिस्म में एक चेंज आई है, और वो जो चेंज है वो चेंज नेसेसरी है, वो चेंज बॉडी के लिए ठीक है,
तो फिर उस चेंज को प्रमोट किया जाएगा। उस चेंज को प्रमोट करने का अमल, उस चेंज को बेहतर करने का अमल, वो चेंज ज्यादा मतलब उसको करवाने का अमल, ये पॉजिटिव ही है। जैसे पेन जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बर्थ प्रोसेस होना है तो जो लेबर पेन प्रोड्यूस होती है वो बॉडी को रिक्वायर है। तो वहां पर बजाय लेबर पेन को खत्म करने के, मिनिमाइज करने के, वहां पर लेबर पेन को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। कि वो जो एक चेंज जो बॉडी के लिए चाहिए थी, वो चेंज रिक्वायर्ड है, वो चेंज ठीक है, लिहाजा उस चेंज को ज्यादा कर दिया गया, उस चेंज को फेवर किया गया। दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक के जरिए क्या किया जा रहा है, काम वही है, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। इफेक्टर्स यहाँ पर ज्यादा मसल और ग्लैंड है, रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व एंडिंग्स कंटेनिंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और कंट्रोल सेंटर विद रेफरेंस टू बॉडी अगर हम बात करें तो दैट इज द ब्रेन, ठीक है। दैट इज अबाउट द होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस इस तरह से हो रही है, ये कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is difference between the urinary system and excretory system? यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में फर्क क्या है? चैट के अंदर कुछ स्टूडेंट अगर मेंशन करना चाहे तो। चलो, एक क्वेश्चन है, किडनी एंड लिवर, किडनी एंड लिवर, क्या ये दोनों यूरिनरी सिस्टम का पार्ट हैं? किडनी एंड लिवर, यस और नो में आंसर दो। क्या ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट हैं दोनों, किडनी एंड लिवर? चलिए, अब क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। किडनी एंड लिवर, क्या ये दोनों एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हैं? Then what is the difference between the urinary system and excretory system? यहां से क्लियर हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, उस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करना लेस टॉक्सिक फॉर्म में, उन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को बनाना, उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उनको जिस्म से निकाल देना, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम क्या है? यूरिनरी सिस्टम है कि ब्लड के अंदर जो यूरिया मौजूद है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो यूरिया मौजूद है, उस यूरिया को फिल्टर करके अलग करके यूरिन की सूरत में बना के जिस्म से बाहर निकालना, ठीक है। तो लिवर इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हुए, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हुए, वो कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर जो वो यूरिया को जो वो भेज देता है, तो मोर टॉक्सिक फॉर्म को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किए जा रहा है। लेकिन ये यूरिया अभी ब्लड में मौजूद है, और हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो ये उसके इश्यूज हैं, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर काम कौन करेगा? उसको रिमूव करने के लिए जो किडनीज हैं और यूरिनरी सिस्टम बाकी के पार्ट, खास तौर पर इसमें हम किडनी की बात करेंगे, वो किडनी ब्लड लेके उसमें से यूरिया को अलग करके उसमें से यूरिन बना देगा, और यूरिन बना के बाकी फिर अपने साथ जो मौजूद ट्यूब्यूल्स और ब्लैडर है उसको देगा, ताकि उस वो यूरिन को जिस्म से बाहर निकाल दें। ठीक हो गया। तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें किडनीज मौजूद है, किडनीज दो है,
पेयर की सूरत में, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इनमें मौजूद है, अबाउट 2.5 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ एब्डोमिनल कैविटी में पोस्टीरियर साइड पे ये लाइक करते हैं। राइट किडनी थोड़ा सा लोअर है एज कंपेयर टू लेफ्ट, एंड रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ लिवर। राइट साइड पे लिवर की प्रेजेंस की वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा लोअर है। अगर हम किडनी की एक्सटर्नल शेप देखें तो ये ऐसे नजर आएगा जैसे ह्यूमन ईयर बाहर से नजर आ रहा है, जिस शेप का, जैसे किडनी बीन, वो लोबिये की जो है वो दाना एक नजर आ रहा है जिस तरह की शेप का। और अगर हम उसका सेक्शन काट के देखें, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन उसका काटें, तो पता चलेगा कि किडनी के दो रीजन है, एक आउटर रीजन है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और एक इनर रीजन है दैट इज कॉल्ड एज मेडुल्ला। किडनी के बाहर एक बहुत ही फाइन किस्म का कैप्सूल मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल किडनी बॉडी वेट का लेस देन 1% है, लेस देन 1%। लेकिन हर कार्डियक बीट के दौरान 20% जो ब्लड सप्लाई है कार्डियक बीट की वो मिलती है इन किडनीज को। ठीक है, वो मिलती है इन किडनीज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किडनीज हैं, ठीक है, वो बहुत थोड़ी उनकी जो है वो होने के बावजूद, उनका साइज छोटा होने के बावजूद उनको ब्लड सप्लाई ज्यादा है। दोनों किडनी 20% है तो ईच किडनी 10% हो गया रिसीव कर रहा है, ठीक है, ब्लड। अब हम किडनी की स्ट्रक्चर जो देख रहे थे, उस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो चीजें आई, हमने डिस्कस जो की, हमने कहा कि सबसे बाहर तो एक रीनल कैप्सूल मौजूद है, ये बिल्कुल बाहर यहाँ पर ये थिन रीनल कैप्सूल मौजूद है। फिर ये कॉर्टेक्स आउटर रीजन और मेडुल्ला इनर रीजन, और इनर रीजन जो मेडुल्ला है उसके अंदर पायरामिड्स की तरह की ये स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट आर कॉल्ड एज रीनल पायरामिड, ठीक है, या रीनल कैलेक्स। ठीक है, ये जो डिप्रेशन है नीचे को दैट इज कॉल्ड एज रीनल हाइलस। ठीक है, और इसके अंदर ये जो फनल लाइक ये येलो येलो स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज पेल्विस। ठीक है, और ये जो हाइलस है यहाँ से ही रीनल आर्टरी ये किडनी में एंटर हो रही है और रीनल वेन किडनी से निकल रही है। रीनल आर्टरी विल कंटेन मैक्सिमम यूरिया और रीनल वेन जो है उसमें मिनिमम यूरिया, क्योंकि वो जो यूरिया है वो किडनी ने फिल्टर करके अलग कर लेना है और उसको पानी के साथ मिला के, दूसरे नमकियात के साथ मिला के यूरिन की सूरत में बना के पेल्विस को देना है। पेल्विस ने वो यूरिन यूरेटर को देना है, यूरेटर ने आगे जो है वो ब्लैडर को, और ब्लैडर ने आगे यूरेथ्रा। तो एक तो किडनी की हमने बात कर ली कि ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट। किडनी की हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस की उसमें हमने आउटर जो है वो कॉर्टेक्स और इनर मेडुल्ला की बात कर दी। मेडुल्ला विल ओपन इनटू पेल्विस, पेल्विस विल बी इनसाइड द किडनी, एक फनल शेप स्ट्रक्चर, सेंट्रल कैविटी किडनी that will receive the urine from the ducts। वो ducts कौन सी हैं? वो असल में collecting ducts हैं of nephron। pelvis will open into ureter। ureter क्या करेगा? उस यूरिन को pelvis से लेगा और लेके ये जो है वो जाएगा towards the bladder, और ब्लैडर की जानिब जाते हुए ब्लैडर में ये यूरेटर ओपन होंगी। यूरेटर तादाद में 2 है और ये दोनों के दोनों ओपन होंगी इनटू ब्लैडर बाय यूरेटरल ऑरिफिसेस। हर एक यूरेटर ऑरिफिस के थ्रू ब्लैडर में खुलेगी। ब्लैडर क्या करेगा? ब्लैडर जो है उस यूरिन को स्टोर करेगा और जब ब्लैडर भर जाएगा तो उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से, ठीक है, उसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट करेंगे स्मूथ मसल्स को, और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वो ब्लैडर है उसमें से यूरिन वो यूरेथ्रल ऑरिफिस के थ्रू यूरेथ्रा में आ जाएगा, और यूरेथ्रा जो है उसको रिसीव करते हुए उसको जो है वो क्या करेगा? आउटसाइड द बॉडी उसको जो है वो मूव करवा देगा। ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है जिसमें मैंने सारी डिटेल आपको बता दी कि कैसे जो है
ये किडनी, उन किडनी से यूरेटर, और यूरेटर ये आगे ओपन हो रहा है इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिट्रल ऑरिफिस के जरिए ओपन हो रहा है, और ब्लैडर जो है दैट ओपन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा जो है इसमें ओपनिंग के वक्त जो अंदर की जानब ऑरिफिस होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। और जो बाहर की जानब ऑरिफिस होगा, ठीक है, दैट इज द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस। तो ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस के थ्रू यूरिन जिस्म से बाहर निकल जाएगा, और इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस के थ्रू जो यूरिन है वो ब्लैडर से यूरेथ्रा में आ जाएगा। ठीक हो गया, दैट इज अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम को ब्लड सप्लाई भी मिल रही है वाया रीनल आर्टरी, और यहाँ से कलेक्ट होकर ब्लड जा रहा है वाया रीनल वेन, ठीक है। ये कैप्सूल का भी जिक्र है, रीनल कैप्सूल का। किडनी के ऊपर ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड। और हम थोड़ा सा रोल डिस्कस करेंगे, किडनी के अंदर भी हार्मोन की प्रोडक्शन है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन पर्टिकुलरली, जो ब्लड सेल्स है वो बनाने में, रेड ब्लड सेल्स बनाने में जब अपना रोल प्ले कर रहा है। हर एक यूरिनरी ब्लैडर के, हर एक यूरिनरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो उसमें जो मौजूद किडनीज हैं, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होती हैं, ठीक है। अबाउट 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ये नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट है। अगर हम नेफ्रॉन का लेवल देखें ना, तो नेफ्रॉन एक सेल नहीं है, नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें मजीद आगे कई सेल्स है, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट मेनली। लेकिन अगर हम बात करें जी, क्वेश्चन आ जाता है आपको, द मेन या अल्टीमेट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, और ऑप्शन आपके पास नेफ्रॉन भी हो तो सेल भी हो, तो अल्टीमेट हमारे पास सेल ही है, ठीक है। लेकिन वो सेल्स मिलके वो ट्यूब्यूल बनाते हैं, ठीक है। इनको जब हम यूरिनरी पेरिस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो क्या करेंगी, ये यूरिन बनाएंगी, और ये यूरिन क्या होगा, ये यूरिन इकट्ठा होकर कलेक्ट होगा कलेक्टिंग डक्ट में, और वहां से पेल्विस में, और पेल्विस से फिर जो हमने पैसेज डिस्कस किया था। नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं। वो नेफ्रॉन जो बाहर कॉर्टेक्स की जानब हो उनको हम पार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और वो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स और मेडल्ला के बॉर्डर पे हो और डीप इनको मेडल्ला जाए उनको हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं।